आज के इस वीडियो में हम समुद्रगुप्त और उसकी विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे। समुद्रगुप्त जिनका टाइम पीरियड 335 ईस्वी से 375 ईस्वी मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजा बना। समुद्रगुप्त गुप्त सम्राटों में कई अर्थों में अद्वितीय था। उसे भारतीय इतिहास का एक महान सेना नायक, कुशल राजनीतिज्ञ एवं अज्ञेय योद्धा माना जाता है। समुद्रगुप्त का आदर्श भारत के प्राचीन क्षत्रियों को परंपरागत आदर्श, दिग्विजय और भारत का राजनीतिक एकीकरण था। प्रयाग प्रशस्ति जो है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण उसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है। इस प्रशस्ति को अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण करा गया था, जिस पर अशोक के 6 स्तंभ पहले से उत्कीर्ण थे। बाद में इस स्तंभ को कौशाम्बी, जो कोसमगांव, जो इलाहाबाद से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, के किले में खड़ा कर दिया गया। इसलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति कहते हैं। यह अभिलेख संस्कृत भाषा की चंपू शैली, यानी जिसमें गद्य व पद्य दोनों होते हैं, में लिखा हुआ है। इसकी कुछ पंक्तियाँ क्षतिग्रस्त हैं। लेख में कोई तिथि नहीं मिलती है। हो सकता है कि क्षतिग्रस्त भाग में कहीं तिथि रही हो, लेकिन यह अभिलेख समुद्रगुप्त के जीवन काल का ही है। यह 360 ईस्वी के लगभग समुद्र के दिग्विजय के परिसमाप्ति के बाद और उसके अश्वमेध के अनुष्ठान के पूर्व खुदा होगा, क्योंकि अश्वमेध का इसमें उल्लेख नहीं है। समुद्रगुप्त के अश्वमेध की जानकारी उसके सिक्कों से एवं उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से हमें मिलती है। इस अभिलेख से समुद्रगुप्त के जीवन एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में किसी अन्य नरेश के विषय में इतना निश्चित और विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं होता जितना समुद्रगुप्त के विषय में मिलता है। इस अभिलेख की सहायता से समुद्रगुप्त की विजयों के विषय में विस्तार से जानकारी मिलती है। इन विजयों के फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। इस प्रशस्ति में उल्लेख आता है कि समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में अपना उत्तराधिकारी चुना। संभवतः वह उसका ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, लेकिन पुत्रों में योग्यतम रहा होगा। इस बात की झलक भी प्रशस्ति से मिलती है कि राजगद्दी के इच्छुक दूसरे राजकुमारों को गहरी निराशा हुई। राजदरबार में इस कारण तनाव का वातावरण उत्पन्न हो गया था और यह संभव है कि समुद्रगुप्त को उसके विरोध तथा विद्रोह का सामना भी करना पड़ा हो। अब हम दिग्विजय नीति का अध्ययन करेंगे समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त का शासनकाल सैनिक विजयों की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक 100 युद्धों में उसके रणकौशल का उल्लेख करता है, जिसके कारण उसके सारे शरीर पर घावों के निशान बन गए। इस प्रशस्ति में उसकी विजयों की लंबी सूची मिलती है। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले नागवंश के 2 राजाओं अच्युत और नागसेन को परास्त किया और उसके बाद कोटकुलज नामक राजा को हराकर पाटलिपुत्र, जो पुरुषपुर, पाटलिपुत्र का एक प्राचीन नाम पुरुषपुर भी था, में प्रवेश किया। पाटलिपुत्र विजय गुप्तों के इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। अब गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र में आ गई और उसके बाद समुद्रगुप्त का दिग्विजय अभियान प्रारंभ हुआ। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजय का हमें विस्तृत विवरण मिलता है। विभिन्न क्षेत्रों में उसके द्वारा किए गए विजय जो है इस प्रकार है। आर्यावत की विजय। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने आर्यावत यानी उत्तरी भारत के 9 राजाओं को हराया। इनके नाम है रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, नंदिन, अच्युत और बलवर्मा। इनमें नागदत्त, गणपति नाग, नागसेन और नंदिन नागवंशी राजा जान पड़ते हैं, जिनके मथुरा और पद्मावती 2 प्रसिद्ध केंद्र थे। अच्युत अहिछत्र, बरेली जिला जो उत्तर प्रदेश में है, का राजा रहा होगा। अन्य राजाओं की सही पहचान नहीं हो सकी है। इन राजाओं को समुद्रगुप्त ने बलपूर्वक जीत कर प्रस्बोधरण की नीति अपनाई। उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इन विजयों के द्वारा समुद्रगुप्त ने गंगा, यमुना, दोआब या आर्यावत के विस्तृत क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। मध्य भारत के 8 राज्यों पर विजय। इसके बाद समुद्रगुप्त ने विंध्य पर्वत के आसपास के जंगली यानी 8 राज्यों को जीतकर उन्हें अपना सेवक बना लिया। यह नीति परिचारकीकृत सर्वाटविक राजस्व की नीति कहलाती है। दक्षिणावत की विजय। उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिणावत के 12 राजाओं को परास्त किया, जो इस प्रकार है। कौसल का महेंद्र, महाकांतार का व्याघ्रराज, कुराल का मंटराज, पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी, कोटूर का स्वामीदत्त,
एरंडपल का दमन, कांची का विष्णुकोप, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मा, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर तथा कुस्तलपुर का धनंजय। एरंडपल और देवराष्ट्र विशाखापत्तनम जिले के प्रदेश थे। उपयुक्त नरेश पूर्वी दक्कन तथा दक्षिण भारत के राजा थे। इस सूची से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त की विजयवाहिनी सेना तमिलनाडु में कांची तक पहुंच गई थी, जहां पल्लवों को उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राजाओं के प्रति आर्यावर्त के राजाओं से भिन्न नीति का अनुसरण किया। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में इस नीति के लिए राजग्रहणों मोक्षानुग्रह शब्द का प्रयोग किया है। इस नीति के 3 अंग हैं: ग्रहण यानी विजय, मोक्ष यानी जीतकर भी मुक्त करना, अनुग्रह यानी मुक्ति के पश्चात सम्मानित करना। अर्थात समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को न छीनकर उन्हीं को लौटा दिए। कालिदास कृत रघुवंश में इस प्रकार की विजय प्राप्त करने वाले को धर्म विजय की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः इस प्रकार की नीति का अनुसरण करके समुद्रगुप्त ने राजनीतिक दूरदर्शिता एवं व्यावहारिकता का परिचय दिया। इतने सुदूर क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अधिकार बनाए रखने की सारी कठिनाइयों से बचकर उसने अपनी उदारता से कृतज्ञ एवं अपने पराक्रम के प्रभामंडल के अंतर्गत बनाए रखा। सीमांत राज्यों और गणराज्यों की विजय। आर्यावर्त और दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त की विजयों ने प्रत्यंत राज्यों और गणों को प्रभावित कर दिया और उन्होंने बिना युद्ध के उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। वह समुद्रगुप्त के प्रचंड शासन को सर्व कर सभी प्रकार के वार्षिक कर, दान, आज्ञाकरण और प्रणाम आगमन यानी राजसभा में आकर प्रणाम या अभिवादन करना से प्रतिपुष्ट रखते थे। यह नीति सर्वकरदान, आज्ञाकरण, प्रणाम, आगमन, परितोषित प्रचंड शासनस्य कहलाती है। इसमें 5 राज्य और 9 गणराज्य थे, जो इस प्रकार है। 5 राज्य समतट दवाक, कामरूप, नेपाल और कृतपुर। 9 गणराज्य जो थे इस प्रकार है: मालव, अर्जुनयन, योधे, मद्र, आभीर, प्राजुन, सनकानिक, काक और खरपरी। पड़ोस के विदेशी राज्यों द्वारा प्रभाव स्वीकार करना। समुद्रगुप्त के पराक्रम और यश का सूर्य ऐसा चमका कि पड़ोस के विदेशी राज्यों ने भी उसकी तेजस्विता को अनुभूत किया और समुद्रगुप्त से अधीनस्थ भाव से मैत्री संधि कर ली। इन विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त के वर्चस्व को स्वीकार कर 4 शर्तें मान ली: आत्मनिवेदन यानी गुप्त सम्राट के सामने स्वयं प्रस्तुत होना, कर्णोपायन यानी मैत्री को दृढ़ बनाने के लिए अपनी राजकुमारियों को गुप्त वंश से विवाह हेतु प्रस्तुत करना, दान यानी उपहार भेजना, गरुड़ तृणमा यानी गुप्तों के गरुड़ चिन्ह से अंकित आज्ञापत्र को प्रतिकरण स्वीकार करना। इन शर्तों से मालूम होता है कि समुद्रगुप्त और पड़ोस के विदेशी राज्यों में बराबर का मैत्री संबंध नहीं था, बल्कि विदेशी राज्य समुद्रगुप्त के अधीन मित्र थे। जिन विदेशी राज्यों ने उपयुक्त शर्तें स्वीकार की उनके नाम है: देवपुत्र शाही, शाहानुशाही। उत्तरवर्ती कुषाणों की एक शाखा थी जो किदार कुषाणों के नाम से जानी जाती थी और पश्चिमोत्तर भारत में पुरुषपुर या पेशावर से राज्य कर रही थी। दूसरा शक मुरुंड। ये पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप। कुछ विद्वान शकों व मुरुंडों को अलग अलग मानते हैं। सिंहल द्वीपवासी, यह लंकावासी। चीनी स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि लंका के राजा मेघवर्णन ने बहुमूल्य उपहारों के साथ समुद्रगुप्त के पास अपने दूत भेजे। सर्वद्वीपवासी, इससे तात्पर्य दक्षिण व पूर्व एशिया के अन्य हिंदू उपनिवेशों से हैं। जावा के एक ग्रंथ के अनुसार यहाँ का इक्ष्वाकु वंशी राजा ऐश्वर्यपाल स्वयं को समुद्रगुप्त का वंशज मानता था। समुद्रगुप्त की विजय के 3 प्रमुख प्रभाव हुए: साम्राज्य स्थापना। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसमें आर्यावर्त और मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। प्रभाव क्षेत्र की स्थापना। उसके प्रत्यक्ष साम्राज्य क्षेत्र की अपेक्षा उसका प्रभाव क्षेत्र कहीं अधिक बड़ा था। इसके अंतर्गत दक्षिणापथ तथा पूर्व और पश्चिम के सीमांत प्रदेश सम्मिलित थे। इन्हें समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। उसने इनसे अधीनता स्वीकार कराकर उन्हें मुक्त कर दिया था। मैत्री क्षेत्र। समुद्रगुप्त के शौर्य से आतंकित होकर कुषाणों, शकों, लंका और अनमान्य द्वीप के निवासियों ने उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिया था। अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त वास्तव में एक चक्रवर्ती राजा था। अपनी दिग्विजय के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने उत्तराधिकारियों के अभिलेखों में समुद्रगुप्त को उस अश्वमेध का पुनरुद्धारकर्ता कहा गया है जो चिरकाल से बंद हो गया था।
इस अनुष्ठान के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने सोने के अश्वमेध शैली के सिक्के प्रसिद्ध किए, जिन पर यूप के सम्मुख अश्व को दिखाया गया है और लेख अश्वमेध पराक्रम अंकित हैं। समुद्रगुप्त की गिनती भारत के महान विजेता और पराक्रमी सेनानायकों में की जाती है। उनके सिक्कों पर मुद्रित पराक्रमांक यानी पराक्रम है जिसकी व्याघ्र पराक्रम यानी व्याघ्र के समान पराक्रमी और अप्रतिरत इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है जैसी उपाधियाँ उसके प्रचंड पराक्रम और अद्भुत शौर्य को रेखांकित करती हैं। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया कि उसे सदैव अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम का ही सहारा रहता था। वास्तव में उसने भुजबल से भारतवर्ष के एक बड़े भूखंड पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया और इस प्रकार पुनः देश की राजनीतिक एकता स्थापित की। वह वास्तविक अर्थ में चक्रवर्ती सम्राट था। वह लोभ विजयी तथा असुर विजय न होकर धर्म विजयी था। समुद्रगुप्त एक महान कूटनीतिज्ञ भी था। उसने देशकाल के अनुरूप भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया और राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। आर्यावर्त में उसने उन्मूलन और प्रस्फोधन की नीति का पालन करते हुए उस क्षेत्र के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, परंतु दक्षिणापथ में उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। सीमावर्ती राज्यों से उसने अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। विदेशी राज्यों के साथ अपनी मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। महान योद्धा होते हुए भी वह अत्यंत दयालु था। उसकी बुद्धि सदैव कृपण, दीन, अनाथ एवं आतुर मनुष्यों की सहायता में लगी रहती थी। वह असाधु का विनाशक था पर साधु के उत्थान का कारण था। समुद्रगुप्त शास्त्रों का भी ज्ञान रखता था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार वह संगीत के ज्ञान में नारद और तुम्बरू को भी लज्जित करता था। समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी की पुष्टि उसकी वीणा शैली मुद्रा से होती है, जिस पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वह कविता भी करता था और कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध था। वह विद्वानों, कवियों और कलाकारों का आश्रय जाता था। उसने अपने उदार पुरस्कारों के द्वारा सरस्वती और लक्ष्मी के विरोध में को मिटा दिया था। प्रयाग प्रशस्ति का प्रतिभाशाली रचयिता हरिश्चंद्र उसकी राजसभा में रहता था। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु का आश्रय जाता था। धार्मिक क्षेत्र में समुद्रगुप्त परंपरागत धर्म की मर्यादों को स्थापित करने वाला था। वह शास्त्रों द्वारा विहित मार्ग पर चलता था। उसके गरुड़ राजचीन से प्रतीत होता है कि वह गरुड़ वाहक विष्णु का भक्त था। इस प्रकार समुद्रगुप्त आगे आने वाले समय के भौतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का ज्वलंत प्रतीक था।